रूपा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी आज क्या बना दूं खाने में? माला जी, रूपा की सास बोली, बहू पूछ तो ऐसे रही हो जैसे रोज मुझसे पूछ कर ही बनाती आई हो। रूपा ने कहा, माँ जी जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं तो मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा आपसे पूछ कर ही बनाती आई हूँ। और जब आप मंडी जाती हैं तो एक ही सब्जी ले आती हैं, तो उसमें भला क्या पूछना? माला जी ने कहा, जबान तो कैंची जैसी हो गई है तुम्हारी, देखो तो कैसे जवाब देते रहे हो हर वक्त तुम्हारी जबान चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाओगी ना यहाँ। न खाना बनाना आता है न घर के काम, बस बहस करना जानती हो। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें मुझसे, मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बताना हो तो बताइए, नहीं तो मेरे पास और भी काम हैं। बच्चे आते होंगे स्कूल से। और इतना कहकर रूपा रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज का काम है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके थे। 10 साल तक चू भी नहीं किया था रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही अपनी सासू माँ से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सासू माँ ने रूपा को ही बुरा भला कहा। माला जी कहती हैं, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते ही तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, और माला जी की जबान बंद करने के लिए वह काफ़ी होता। और साथ में यह भी कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी बहुत नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा देते हैं नौकरानी यहाँ पर। खूब जवाब देती थी छोटी की बहू माला जी को। पर मजाल है कि माला जी ने एक भी बात उन्हें सुनाया होगा, क्योंकि सामान और पैसों के लिए माला जी सब कुछ सुनने और सहने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं रूपा, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था, और मनोज के इसी प्यार के सहारे रूपा माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी की भी घर से विदाई हो गई शादी के बाद। पर अब रूपा जवाब देने लगी थी अपनी सासू माँ को। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ लिया था कि आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाया उस दिन से यह जुल्म कुछ कम हो जाएगा। एक दिन रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजता है। माला जी, क्यों री बहुरिया, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है क्या? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतने जोर से बस इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा बेचारी दौड़ती हुई रसोई घर से आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से से भरे बोली, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुई चीर कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। माला जी ने कहा, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तो अकेली आई है या दामाद जी भी साथ में हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में बोली, उनकी इतनी हिम्मत, उन 2 कौरी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था कि वो ऐसी ही हैं। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते हैं बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी
किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम, बताइए ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ ना, आपसे नहीं कर रही। तो बेहतर है कि आप थोड़ा चुप रहिए। तो बताइए सोनम, क्या बात हुआ। सोनम फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती है। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं किटी पार्टी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी इतना ही पे बरस पड़े। कहते हैं दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आप ही बताइए भाभी, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया भाभी, कंगालों के घर में शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म ही फुट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पीस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी तुम्हें। मैं आ गई इसलिए वापस, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा, ननद सोनम की बात सुनकर सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, वहाँ गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है बहू तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कारों के बीच में आ जाती हैं। और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपने स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इसे। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं समझा, बेटी माना। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा कि सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने भी लगभग ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत कहा जीजा जी ने पता है आपको। जब मैं ब्याह करके आई थी यहाँ, तब आपके भैया ने साफ साफ कह दिया था कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ माँ जी के ताने भी सहने लगे। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू मिली है। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कम से कम हम लोग कर लेते हैं, आपके भाई बहन की को कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में मैं लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती होंगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, बेइंतहा प्यार करने वाला पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गईं, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थीं। बता रहे थे कि रूपा भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है वो, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मैं पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने के लिए। सोनम, क्या भाभी,
क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था सब कुछ? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी सोनम कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहेंगे? किटी पार्टी कीजिए? सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी आप मुझे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के कारण ऐसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस बस, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजाजी आपकी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूँगी भाभी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजाजी गेट पर खड़े। सोनम झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये सब क्या हो रहा है? दामाद जी आए हैं और तुरंत चल भी दिए। माला जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थीं। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें भी लगा कि आज उनकी बेटी को अच्छा संस्कार मिला है। माला जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।